न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में तब मज़ा आता है जब वो आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 44 है। ये बिल्कुल ही रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है और जो फेमस क्रिकेट गेम है उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको देखते हैं और इसको बनाने से पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है कि द बेंचेज ऑफ ए गैलरी इन ए क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड। ये जो है बेंच है ना, ये 1 मीटर वाइड है, ये डिस्टेंस 1 मीटर हो गया और ये 1 मीटर इसका हाइट है। ये सारे का ऐसे है 1 1 1 1 1 1 1 1 मीटर, मैंने अभी नहीं लिखा है ना। तो इसमें नेक्स्ट जो है ये तो स्टेयर का हो गया, बेंच का हो गया। अब बैट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल एट ए लेवल ऑफ 1 मीटर एबव। ये ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड से एक्स एक्सिस से 1 मीटर एबव से ये ओ मान लेते हैं, ओरिजिन से बैट्समैन ने स्ट्राइक किया बॉल को, और वो जो एंगल है, एंगल ऑफ स्ट्राइक है वो 53 डिग्री एंगल है। ये यू वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, राइट, यू वेलोसिटी से स्ट्राइक किया और u इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट 35 विथ हॉरिजॉन्टल। अब एंगल जो है सो इसका जो जिस एंगल से किया वो 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, द बेंचेज आर परपेंडिकुलर। ये बेंच जो है परपेंडिकुलर है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि द बेंचेज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन एंड फर्स्ट बेंच इज 110 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन। तो ये जो फर्स्ट बेंच है 110 मीटर है। फर्स्ट बेंच कौन सा है, ये। ठीक है, तो अब पूछ रहा है फ्रॉम द बैट्समैन ऑन व्हिच बेंच विल द बॉल हिट्स। अब इसमें से कौन सा बेंच पर बॉल हिट्स करेगा। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, और ये 53 डिग्री एंगल से u इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड से इसको हिट करता है। ठीक है, तो इसका मान लेते हैं हम, है ना, कि लेट बॉल स्ट्राइक्स एट nth बेंच पर बॉल ने स्ट्राइक किया। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल u x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos 53 डिग्री। ठीक है, अब cos 53 डिग्री का जो वैल्यू है हम देखते हैं, u का वैल्यू यहाँ पर कितना है 35 मीटर पर सेकेंड, और cos 53 का जो वैल्यू है हम पुराने क्वेश्चंस या जो आप एंगल से देखेंगे तो इसका 3/5 आएगा। तो इसको हम 7 लिखते हैं, यानी 21 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गया। ये स्टेप बाय स्टेप निकाल लेना चाहिए ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो। ठीक है, अब वर्टिकल यानी कि वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन 53 डिग्री, राइट। तो u का वैल्यू आपका हो गया 35 और साइन 50 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 4/5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 28 मीटर पर सेकेंड। आपका ये दोनों वेलोसिटी निकल गया, राइट। अब हमने माना कि nth बेंच पर स्ट्राइक किया, तो अगर nth पर स्ट्राइक किया तो 100 इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या रेंज क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 110 अब प्लस nth, तो nth है तो nth n मीटर ले लेते हैं। ठीक है, अब वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये n पर किया, तो ये ग्राउंड से क्या हो जाएगा, ये n पर किया मान लेते हैं
तो ग्राउंड से क्या हो जाएगा, 1 मीटर ऊपर से मारा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना, n-1 मीटर, ठीक है, n-1 मीटर। मान लें nth पढ़ किया तो n-1 मीटर, क्योंकि दोनों का यूनिट जो है सो 1 यूनिट है हाइट और ये, इसीलिए हमने n-1 मीटर लिया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि चौथे पर स्ट्राइक किया होगा, फोर्थ पर फॉर एग्जांपल, तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ पर होगा, तो फोर्थ का जो है सो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 मीटर हो जाएगा, तो 4-1 यानी कि 3 मीटर हो जाएगा, इसीलिए हमने ऐसे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन लिया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला से आप जानते हैं y इज इक्वल टू, वर्टिकल मोशन के लिए y इज इक्वल टू u/t, और ये ऊपर अपवर्ड जर्नी को हम पॉजिटिव लेते हैं, अपवर्ड जर्नी को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, राइट। तो u/t माइनस हाफ gt², करेक्ट। अब देखते हैं y जो है सो आपका n-1 मीटर हो गया, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमने निकाला हुआ था यहाँ पर कितना, 28t हो गया, और -1/2 इंटू जी का वैल्यू जो है सो हम लेते हैं 9.8t², ठीक है। ये मीटर को हटा देते हैं फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है। तो इस सारे को हम इधर लेफ्ट की तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 9.8t² माइनस 56t प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू n-1, ठीक है, इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 0, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, है ना। देखेंगे इसमें तो 2 से हम अगर मल्टीप्लाई किए हैं दोनों साइड, तो ये क्या हो गया 56 हो गया, ये वाला 56 हो गया, ये हो गया 9.8, तो 9.8 इधर ही रह गया, और ये हो गया 2 इंटू n-1, इस सारे को मैंने इधर ले आया, तो ये इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं कई बार ये डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रहे, तो इसका x का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो इस इक्वेशन में a क्या है देखते हैं, a इज इक्वल टू हो गया 9.8, b इज इक्वल टू हो गया -56, और c इज इक्वल टू आपका हो गया कितना 2 इंटू n-1, ठीक है, ये आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है सो हम देखते हैं क्या निकलेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है सो t इज इक्वल टू, और पॉजिटिव वैल्यू हमको लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सो आफ्टर हाइट पर जाने के बाद वो फ्री फॉल नीचे की तरफ गिर रहा है, इसीलिए हम t का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देखेंगे कि इक्वेशन क्या है, -b, तो -b का मतलब हो गया 56, ठीक है, प्लस माइनस b², यानी 56 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू हो गया 9.8 इंटू c, 4 इंटू c, 2 इंटू n-1 हो गया, बाय ये कितना आ जाएगा, ये बाय आ जाएगा आपको 2 इंटू 9.8, ये आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर t का वैल्यू फॉर ए मोमेंट हम इतना लिख लेते हैं। अब x का जो वैल्यू है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब हम निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज मान लेते हैं 100 प्लस 10 प्लस n होगा, तो ये x का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको ux इंटू टी, इस रेंज में वो इतना डिस्टेंस टाइम पर जाए, मतलब इसका टाइम इंटरवल जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये लेंगे। तो ux का वैल्यू कितना है, ux का वैल्यू आप देखेंगे कितना निकला था, 21 निकला था ना, 21
और टाइम जो है यही टाइम देना पड़ेगा। ये इक्वेशन 2 मंथ, और इसको हम लिख सकते हैं फॉर एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू हो गया आपका 110 प्लस n, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 3 हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये इसमें t का वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें पुट कर देंगे, तो उससे आपका n का वैल्यू निकल जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। तो t का वैल्यू जो है आपका यहाँ पर, t का वैल्यू हो गया 56, टेकिंग पॉजिटिव खाली हम ले रहे हैं, 2 इंटू 9.8 हो गया, प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 56 इंटू 56 को स्क्वायर रूट के अंदर है तो 2 इंटू 28, 2 इंटू 28 लिख सकते हैं, राइट। तो इसका देखते हैं क्या होगा कि 2 एक बाहर निकाल लेंगे, इसमें से भी 2 निकाल लेंगे एक बाहर जो दूसरे वाले हैं इसके आउटसाइड, तो 2 निकल गए, तो स्क्वायर रूट कितना हो गया, स्क्वायर रूट हो गया आपका 28 का स्क्वायर माइनस 4 निकल गया, ये हो गया 19.6 इंटू n-1, और ये नीचे में क्या बच गया यहाँ पर 2 इंटू 9.8, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जो इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 56 बाई 2 इंटू 9.8 जो होगा वो हो जाएगा 2.86 हो जाएगा। ये प्लस वैल्यू ओनली हम टेकिंग कर रहे हैं, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फर्दर फाइनल वैल्यू जो होगा आपका वो हो जाएगा 8.16 और 0.20 है ना, 204 इंटू n-1 हो जाएगा फाइनल। ठीक है, t का वैल्यू। तो अब ये t का जो वैल्यू है हम इक्वेशन पुटिंग करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे, x वाला जो इक्वेशन 3 है। तो 3 में जब आप x में पुट करेंगे तो 110 प्लस n इज इक्वल टू हो जाएगा t का, ये हो गया 21 से 2.86 को मल्टीप्लाई होगा, प्लस 21 से 8.16 माइनस 0.204 n-1 होगा। ठीक है, तो इसको जब आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे, इसको इधर लाना होगा, फिर इसको माइनस, फिर इसको स्क्वायरिंग कर देंगे n का वैल्यू निकालने की, तो n का वैल्यू जो है आपका अराउंड 5.5 आएगा। दैट मीन्स कि ये कौन सा स्टेयर पर वो किया, ये 6th, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 6 नंबर पर इसने हिट किया। तो बॉल जो है सो 6 नंबर स्टेयर पर या बेंच पर हिट करेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। 110 प्लस दिस वन इतना लंबा है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम मैं कैलकुलेशन में नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप इसको सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से 110 कर दीजिए, फिर उसके बाद जो भी बचेगा उसको इसके साथ स्क्वायर कर देंगे, फिर स्क्वायर करने के बाद सिंप्लीफाइड करने पर n का वैल्यू जो है सो 5.5 अराउंड आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 जो है थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी तो है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का, अगर नहीं बने तो फिर ये सॉल्यूशन को पॉज करके देख लीजिए, फिर आप ट्राई करिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। इसमें क्वेश्चन जो है वो एक बार रीड करते हैं। ए मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ ए रिवर। मैन जो है वो किसी नदी के किनारे बैठा हुआ है। ठीक है, अब ही इज ऑन द लाइन ऑफ 1 मीटर लॉन्ग बोट एंड 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। वो जो है मैन, सो ये मान लेते हैं कि ये रिवर है। ठीक है, और ये बोट है, राइट, ये बोट है। ठीक है, और मैन जो बैठा हुआ है वो आपका यहाँ मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है, ये मैन बैठा हुआ है, यहाँ से ये सेंटर हो गया बोट का, सेंटर से ये मैन बैठा हुआ है, कोई पर्सन बैठा हुआ। ठीक है, मान लेते हैं ये बैठा हुआ पर्सन है। ठीक है, ये यहाँ पर बैठा हुआ। ठीक है, अब इसका जो है ये इसका लाइन जो है सो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका, ये मान लेते हैं इसका जो है ये यहाँ पर बैठा हुआ है नदी किनारे, और इसका लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो यहाँ से सेंटर ऑफ बोट से जो मैन का डिस्टेंस है
वो 5.5 मीटर है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ बोट हो गया, सेंटर ऑफ बोट, राइट। और बोट का जो इटसेल्फ लेंथ है वो कितना है, 1 मीटर है। बोट का लेंथ मान लेते हैं हम, ये एंड टू एंड मानते हैं, यहाँ से यहाँ ये 1 मीटर है, ठीक है, ये 1 मीटर है। तो ये लेंथ कितना होगा, 0.5 मीटर, और ये हो गया 0.5 मीटर। तो एग्जैक्टली जो मैन जो है, सो यहाँ से अगर कोई बॉल या कुछ थ्रो करता है, इसमें इफ़ ही कैन थ्रो एन एप्पल थ्रो करता है, ठीक है, तो उसको ये पूछ रहा है कि किस एंगल से थ्रो करेगा जिससे कि इसमें बोट में वो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है, तो बोट में जाने का क्राइटेरिया है कि पहला क्राइटेरिया है कि ऐसे जाएगा, दूसरा क्राइटेरिया है कि यहाँ तक जाएगा, ठीक है। 2 एंगल हो सकते हैं, थीटा मान लेते हैं, कुछ भी एंगल है सब फॉर एग्जाम्पल। और इनिशियल वेलोसिटी जो उसका है प्रोजेक्शन का, वो u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, यही है उसका इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में, मैंने मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पर डिस्कस ही कर लिया। तो लेंथ ऑफ द बोट कितना है आपका, 1 मीटर है, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम सेंटर ऑफ द बोट कितना है, बोट इज इक्वल टू 5.5 मीटर है, राइट। अगर वो एप्पल थ्रो करता है तो मान लेते हैं कि इफ ए मैन थ्रोज एन एप्पल विथ थीटा डिग्री अलोंग विथ हॉरिजॉन्टल, या हॉरिजॉन्टल में मान लेते हैं कि एप्पल थीटा डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री से वो एंगल को प्रोजेक्ट करता है। और इनिशियल वेलोसिटी जो आपका है u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि आपको 2 हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज पर डिस्कस करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा जिससे कि वो एप्पल उसमें इंसर्ट हो जाए। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि वो 5.5 मीटर पर बैठा हुआ है, ठीक है, और 5.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ बोट, राइट। और इसका जो लंबाई होगा इनिशियल रेंज मान लेते ये है, तो ये 5 मीटर हो गया, और ये दूसरा वाला जो रेंज हो गया ये यहाँ तक, ये 6 मीटर हो गया, राइट। तो अगर वो बॉल को या एप्पल को 5 से 6 मीटर के रेंज में फेंकता है, मिनिमम 5 मीटर और मैक्सिमम 6 मीटर, तो क्या होगा, एप्पल जो है सो इस बोट में चला जाएगा, सक्सेसफुली प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज x इज इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट केस में हम देखते हैं 5.5 मीटर माइनस 0.5 मीटर, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो पहला बोट का पहला एंड है उसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 मीटर, राइट। तो अब हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला से हम कई बार निकाल चुके हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। कितना बार निकाल चुके हैं, इसलिए हम उसमें वेस्ट नहीं करेंगे अपना टाइम फालतू का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल रेंज आपको क्या निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू निकालना। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स जी बाई यू स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस केसेस में हम साइन 2 थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर हो गया, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और यू का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड मिनिमम, वो बोल रहा है कि 10 मीटर वो एप्पल ओनली विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही फेंक सकता है। तो 10 मीटर उसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो 10 यू स्क्वायर यानी कि 100 हो गया, राइट, 100 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया आप देखेंगे 0.49 हो गया साइन 2 थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका वैल्यू हो गया 0.49।
तो 2 थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पर 30 डिग्री और 150 डिग्री, राइट। जब आप थीटा का एंगल का वैल्यू देखेंगे टेबल में तो ये दो वैल्यू आपको निकलेगा, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री और 75 डिग्री, ठीक है, पहला केस। अब दूसरा केस में देखते हैं, इफ हॉरिजेंटल रेंज कितना हो सकता है, हॉरिजेंटल रेंज मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, ये क्या है मिनिमम हॉरिजेंटल रेंज इतना होगा तब जाके उसमें प्रोजेक्ट होगा, ये मैक्सिमम। इससे ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा कि एप्पल जो है बोर्ड से बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम हॉरिजेंटल रेंज दिस वन 5 मीटर एंड मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज कितना हो जाएगा 5.5 प्लस 0.5 यानी 6 मीटर। मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 मीटर, राइट, ये 6 मीटर हो गया। तो सिमिलरली हम उस फार्मूला को यूज करते हैं जो अभी हमने किया था। तो मान लेते थीटा एंगल है तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 9.8/100, ये एंगल हो जाएगा। अब sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.59 या 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 36 डिग्री और 144 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर दो वैल्यू हो जाएगा 30, तो इसमें हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री और 72 डिग्री, दो वैल्यू। इसका मतलब हो गया कि सक्सेसफुल प्रोजेक्शन के लिए इसका ये मतलब हो गया कि 15 से 18 डिग्री तक जब रहेगा मिनिमम तो सक्सेसफुली प्रोजेक्शन हो जाएगा, और मैक्सिमम कितना होगा 72 से लेके 75 डिग्री तक, 72 से आपका 75 डिग्री तक। तो ये इसके अलावा अगर किसी भी एंगल से वो प्रोजेक्ट करता है तो क्या होगा कि वो बोर्ड पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसे क्लियरली आप समझ चुके हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना था। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपको रेंज जानना जरूरी है कि पहला रेंज यहाँ पर हो गया कि फर्स्ट एंड पर वो हिट करे, तो इसको मिनिमम रेंज हम लिखते हैं, मिनिमम हॉरिजेंटल रेंज, तो 5 मीटर हो गया। और मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज ये कितने हो गए 5.5 प्लस 0.5 यानी 6 मीटर। इससे ज़्यादा अगर रेंज लेते हैं तो क्या होगा कि बॉल बाहर निकल जाएगा, इससे कम लेते हैं तो क्या होगा बॉल नीचे ही रह जाएगा, एप्पल नीचे ही रह जाएगा। तो एप्पल को उसमें सक्सेसफुली प्रोजेक्ट करने के लिए आपको मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कितना लेना है 5 मीटर एंड 6 मीटर। इससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं रेंज 6 मीटर से ज़्यादा तो एप्पल बोर्ड से बाहर चला जाएगा, सक्सेसफुली प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर उससे कम लेते हैं तो क्या होगा वो बोर्ड में नहीं आएगा, पहले ही गिर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 जो है हमारा रियल लाइफ पर बेस है क्वेश्चन। इसमें है कि ए रिवर, इसमें देखेंगे आप ए रिवर 400 मीटर वाइड, कोई रिवर है जो कि क्या है 400 मीटर है। मान लेते ये ए है, ये बी पॉइंट है और इसके बीच का जो विड्थ है वो 400 मीटर है, राइट। तो उसके बाद ये बोल रहा है कि ए रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इसका जो वेलोसिटी है रिवर का मान लेते v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, इधर की तरफ फ्लोइंग हो रहा है, ठीक है। अब ए बोट इज सेलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। इस डायरेक्शन में जो है सो है ना कितना 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से परपेंडिकुलर टू द रिवर है ना। तो बोट जो है सो सेलिंग हो रहा है। तो आपको ये पूछ रहा है फर्स्ट केस में फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। आपको अपोजिट बैंक यहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो है जैसे ये फ्लो नदी का डायरेक्शन इधर की तरफ है तो एग्जैक्टली जो है सो ये तो परपेंडिकुलर जा रहा है, लेकिन ये कितना डिस्टेंस पर वो लास्ट पॉइंट पर, मतलब कि जो अपोजिट साइड में, ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड में कितना डिस्टेंस
इस पॉइंट से बी टू सी का डिस्टेंस निकालना है एग्जैक्टली आपको, ठीक है। तो पहला केसेस में हो गया, देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ द बोट कितना है, बोट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, और जो x विड्थ ऑफ रिवर है, विड्थ ऑफ रिवर कितना है, x इज इक्वल टू 400 मीटर है। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन टू रीच अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कितना हो जाएगा, तो टाइम टेकन टू रीच द अपोजिट साइड कितना हो जाएगा, आपको दोनों दिया हुआ है। तो 400 मीटर बाय 10 मीटर पर सेकेंड कितना हो गया, एक जीरो से जीरो कट गया, यह हो गया 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, राइट। अब हमारा नेक्स्ट जो है, सो ड्यूरिंग 40 सेकेंड में जो वाटर का फ्लो था वो 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से था वेलोसिटी, तो b के बदले वो कहाँ पर जाएगा, c पर जाएगा, ठीक है। तो अब c का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, b इज इक्वल टू आंसर में, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 40 सेकेंड बाय वाटर, वाटर के ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो के कारण जो है, रिवर का जो फ्लो है उसके कारण से जो डिस्टेंस कितना होगा, 40 सेकेंड इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 80 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 80 मीटर, ठीक है। तो 80 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अपोजिट साइड पहुंचने से पहले, ठीक है। तो टाइम टू रीच ए पार्ट हो गया आपका 40 सेकेंड, टाइम टू रीच अपोजिट साइड, एंड बी पार्ट हो गया उस 40 सेकेंड में, ए इज इक्वल टू 40 सेकेंड, ये हो गया बी पार्ट हो गया आपको 80 मीटर फ्रॉम द अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट टू द, मतलब डायरेक्टली अपोजिट से 80 मीटर डिस्टेंस पर जाके वो एग्जैक्टली सी डिस्टेंस पर जाके वो पहुंचेगा, ठीक है।